हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आप सबके सामने एक कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है कुचक्र। और इस कहानी को लिखा है पमा मलिक जी ने। तो इस कहानी में यह बताया गया है कि एक बाहुबली पिता की बेटी जब हमारे घर बहू बनकर आई तो घर को बिखरते देर नहीं लगी। नमो की पत्नी का जरखीदार गुलाम बन गया। माँ पिता की अवहेलना करने वाले नमो ने जब माँ को साथ रखना चाहा तो माँ ने क्यों मना कर दिया। इसी पर आधारित यह कहानी। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। भाभी बैठक के दरवाजे पर जलती दृष्टि से हमें देख रही थी। पिताजी बात पूरी करने की जल्दी में हकलाए जा रहे थे। माँ बार बार अपनी बहू को देख रही थी। उन्हें भय लग रहा था कि कहीं क्रोधावेग में वह नमो पर आक्रमण ही न कर दे। मैं चुपचाप बैठी उस तनावपूर्ण माहौल का जायजा ले रही थी। पिताजी ने अपनी बीमारी का पूरा विवरण दे दिया था। अब वे इस आशा से पुत्र की ओर देख रहे थे कि वह कुछ सलाह दे या मदद करे। नमो अपना मुंह खोलता उससे पहले ही भाभी ने सख्त स्वर में कहा, बड़ी आंत का संक्रमण कैंसर का संकेत हो सकता है। उम्र होने पर इस तरह का रोग बड़ी सामान्य सी बात है। तुम रुपए दो इन्हें, सरकारी की जगह प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराएं। यदि उम्र बची होगी तो स्वस्थ हो जाएंगे। मैंने नमो की ओर देखा। वह आज्ञाकारी बालक की तरह पासबुक निकाल चुका था। पिताजी ने ढाल से सोफे की पुश्त पर टेक गए। माँ ने कमज़ोर स्वर में कहा, नमो पैसे की बात नहीं है बेटा, हम तो नहीं मम्मी, पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है। इसके होने पर आप आती मौत के कदमों को थाम लेंगी। मैंने लोगों की गरीबी बेबसी से 2 बूंद दवा और 1 रोटी के लिए तड़प तड़प कर मरते देखा है। भाभी ने पुनः दार्शनिकता बघारते हुए तेज स्वर में कहा, तुम जरा चाय बना लाती। नमो ने अनुरोध किया। चाय आ रही है, तुम्हें जो कहना है मेरे सामने कहो, भाभी चुनौतीपूर्ण स्वर में बोली। अब तुमसे क्या छिपाना, पापा की तबीयत जब तक संभल न जाए वे हमारे पास ही रहें। नमो की मध्यम आवाज़ की तुलना में वह पुरजोर स्वर में बोली, तुम्हारे पिता है, रखो चाहे जो करो, किंतु कुछ हो जाने पर लोग हमें ही कहेंगे। मम्मी भी संग रहें। में अजनबियों की तरह हम रहने लगे। घर की पूरी व्यवस्था भाभी अपने ढंग से चलाती। नित्या उन्हीं के अनुसार चलता। भाभी माँ पिताजी या मेरा अपमान कर देती। एक बार घर में झगड़ा हुआ और नमो ने हमारा पक्ष लेकर उन्हें समझाना चाहा तो जैसे विस्फोट हो गया। उस रात उन्होंने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की चेष्टा की। अस्पताल में माँ पिताजी नमो और मुझे परेशान देखकर वह जिस अदा से मुस्कराई उसका राज मुझे बाद में पता चला। उस समय दादू राव के साथ खड़ा इंस्पेक्टर दहेज हत्या या हत्या का प्रयास की बात कर रहा था। हम सब भय और आतंक में सहमे खड़े थे, किंतु पुलिस को बयान देते समय वह मुस्कुराहट से हमें देखते भाभी ने बताया कि भूलकर उन्होंने ज़्यादा नींद की गोलियां खा ली थीं। उन्होंने ऐन वक्त पर घर की इज्जत और सदस्यों को पता नहीं क्या सोचकर बचा लिया, अन्यथा सब अंदर होते। बाद में पता चला उन्होंने आत्महत्या का नाटक किया था। 2 गोलियां खाकर बाकी गोलियां नाली में बहा दी थी। उसी दिन के बाद नमो उनका जरखरीद गुलाम बन गया। यदि भाभी दिन को रात कहती तो वह हामी भर देता। हम सब दहशत में जी रहे थे। घर में चप्पे चप्पे पर भाभी का साम्राज्य था। एक कप चाय के लिए भी उनका लाया नौकर पहले उनसे पूछकर तब हमें चाय देता। नमो भी धीरे धीरे हमसे दूर होता गया। उन्हीं दिनों भाभी गर्भवती हुई। समय से मायके जाकर उन्होंने एक प्यारे से पुत्र को जन्म दिया। उनके मायके प्रवास के दौरान हमें अपना घर अपना लगने लगा। अतः बेहद सीधे किंतु स्वाभिमानी माता पिता ने नमो से अलग हो जाने की पेशकश की। भाभी जब आईं और उन्होंने यह बात सुनी तो रहस्यमय ढंग से मुस्करा पड़ीं। फिर उन्होंने अलग होने में देर नहीं की। पता चला मुंबई के रईसों के इलाके में 45 लाख का एक सुसज्जित घर दादूराव ने पुत्री के लिए
ले रखा था। नमो अपने साधारण घर से अमीरों वाले बंगले में चला गया। लगा जैसे हमें त्रस्त करना, अलग हो जाना सब योजना अनुसार था। इस बीच मैंने दो परिवर्तन देखे। एक तो नमो का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बिल्कुल समाप्त हो गया। वह दादू राव और भाभी के सामने इस प्रकार हाथ बांधकर खड़ा होता मानो उनका दास हो। उनकी बात पर तन्मयता और श्रद्धा से सुनता। माँ और पिताजी को नमो के पास छोड़ मैं इलाहाबाद लौट आई। नमो मुझसे 1 वर्ष बड़ा इकलौता भाई है। उसके इंजीनियर होते ही रिश्तों की लाइन लग गई। किंतु मुंबई के कुख्यात माफिया लीडर दादू राव की पुत्री से उसका विवाह हुआ। भाभी लाखों का दहेज लिए घर पर आ गई। देखने में वह सुंदर थी, किंतु दादू राव की पुत्री होने का रोब व पैसे की गर्मी ने उन्हें घमंडी व बदतमीज बना दिया था। रसोई में तो वह जाती ही नहीं थी। 15 दिन बीतने पर मैंने भी हाथ खड़े कर दिए। घर की व्यवस्था और इतने लोगों का खाना बनाना अकेले मुझसे नहीं होगा। माँ सीधी थी, बात आगे ना बढ़े, अतः स्वयं ही सब कुछ करने लगती थी। नमो ऑफिस से लौटा तो उसने भाभी से माँ बहन को सहयोग देने को कहा। भाभी आग बबूला होकर उसी समय कार से अपने पापा के घर रवाना हो गई। अगले दिन कॉलेज से लौटने पर मैंने घर में भाभी को गुलाबी नाइटी पहने नाखूनों की फाइलिंग करते पाया। नित्या, दीदी कॉलेज से आ गई हैं, उन्हें चाय पेश करो। भाभी के स्वर में तल्खी व व्यंग को मैंने भांप लिया। देखा एक नौकर रसोई में व्यस्त है। उसने मुझे चाय भी दी। माँ पिताजी सहमे सहमे से लगे। पता चला उस नौकर को लेकर दादू राव का कोई आदमी आया था। फिर अपने ही घर में अजनबियों की तरह हम रहने लगे। घर की पूरी व्यवस्था भाभी अपने ढंग से चलाती, नित्या उन्हीं के अनुसार चलता। भाभी माँ पिताजी या मेरा अपमान कर देती। एक बार घर में झगड़ा हुआ और नमो ने हमारा पक्ष लेकर उन्हें समझाना चाहा तो जैसे विस्फोट हो गया। उस रात उन्होंने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की चेष्टा की। अस्पताल में माँ पिताजी, नमो और मुझे परेशान देखकर वह जिस अदा से मुस्कुराई, उसका राज मुझे बाद में पता चला। उस समय दादू राव के साथ खड़ा इंस्पेक्टर दहेज हत्या या हत्या का प्रयास की बात कर रहा था। हम सब भय और आतंक में सहमे थे, किंतु पुलिस को बयान देते समय वह मुस्कुराहट से हमें देखते भाभी ने बताया कि भूलवश उन्होंने ज़्यादा नींद की गोलियां खा ली थी। उन्होंने ऐन वक्त पर घर की इज्जत और सदस्यों को पता नहीं क्या सोचकर बचा लिया, अन्यथा सब अंदर होते। बाद में पता चला उन्होंने आत्महत्या का नाटक किया था। 2 गोलियां खाकर बाकी गोलियां नाली में बहा दी थीं। उस दिन के बाद नमो उनका जर खरीद गुलाम बन गया। यदि भाभी दिन को रात कहती तो वह हम हामी भर देता। हम सब दहशत में जी रहे थे। घर के चप्पे चप्पे पर भाभी का साम्राज्य था। एक कप चाय के लिए भी उनका लाया नौकर हम पहले उनसे पूछकर तब हमें चाय देता। नमो भी धीरे धीरे हमसे दूर हो गया। उन्हीं दिनों भाभी गर्भवती हुई। समय से मायके जाकर उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। उनके मायके प्रवास के दौरान हमें अपना घर अपना लगने लगा। अतः बेहद सीधे किंतु स्वाभिमानी माता पिता ने नमो से अलग हो जाने की पेशकश की। भाभी जब आई और उन्होंने यह बात सुनी तो वह रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा पड़ी। फिर उन्होंने अलग होने में देर नहीं की। पता चला मुंबई के रईसों के इलाके में 45 लाख का एक सुसज्जित घर दादू राव ने पुत्री के लिए ले रखा था। नमो अपने साधारण घर से अमीरों वाले बंगले में चला गया। लगा जैसे हमें त्रस्त करना, अलग हो जाना सब योजना अनुसार था। इस बीच मैंने 2 परिवर्तन देखे। एक तो नमो का आत्मसम्मान बिल्कुल समाप्त हो गया। वह दादू राव और भाभी के सामने इस प्रकार हाथ बांधकर खड़ा होता मानो उनका दास हो। उनकी बात इस तन्मयता और श्रद्धा से सुनता मानो उनका नौकर हो। दूसरे, मैंने माँ पिताजी के आत्मविश्वास, शांति और सुकून को पुनः लौटते हुए देखा। उन्होंने बड़े इत्मीनान से खोजबीन कर मेरे लिए एक योग्य लड़के का चुनाव किया।
इलाहाबाद के बैंक अफसर श्यामल साहनी मुझसे लगभग 8 वर्ष बड़े थे। सौम्य अल्पभाषी श्यामल को पाकर मैं धन्य हो गई, किंतु माँ पिताजी का अकेलापन मेरा दिल चीर दे रहा था।